चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन, एक्सियम एंड पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं। आज हम इस चैप्टर की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और उसका रीजन देना है कि वो ट्रू और फॉल्स क्यों है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, only one line can pass through a single point. It means इस स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। ये एक पॉइंट है, यहाँ से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, क्या यहाँ से इस पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है? हमने पढ़ा हुआ है कि इस पॉइंट से कितनी भी लाइन, इनफिनाइट लाइन पास हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट हो गई? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम यहाँ पर इसके स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या हो जाएगी? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा बिकॉज infinitely many false because infinitely many lines can pass through a single point. Pass through a single point. नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सेकंड पार्ट। यहाँ पर बोला गया है, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब यहाँ पे बोला गया कि दो यहाँ पर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी। यहाँ पर इस तरीके से है, ये एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी। अब यहाँ बोला गया है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यहाँ से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है। क्या यहाँ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, तो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट से इनफिनाइट मतलब बहुत सारी लाइन पास हो सकती है? नहीं पास हो सकती, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही लाइन पास होगी। यहाँ सर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में हम कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ सिर्फ एक लाइन पास होगी यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज only a single line pass through two distinct points. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है, a terminated line can be produced infinitely on both the sides. अब यहाँ बोला गया है कि एक टर्मिनेटेड लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन ए और बी, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो रही है दोनों एंड से। तो यहाँ पर बोला गया, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। क्या हम इस लाइन को दोनों तरफ से, बोथ साइड्स, ए से और बी से, इसको आगे कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से?
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पर, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यहाँ पर बोला गया है कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो क्या उनके रेडियाई भी इक्वल, तो यहाँ पर उनके रेडियाई भी इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, अगर दो सर्कल है, यहाँ पर कोई भी दो सर्कल है तो उनका रेडियाई किस पर डिपेंड करेगा, उनका रेडियाई डिपेंड करेगा उनके एरिया पे। अगर एरिया इक्वल होगा तो यहाँ पर रेडियस भी इक्वल हो जाएगा। तो अगर सर्कल का रेडियस देखिए तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई कांस्टेंट है और आर क्या है, आर रेडियस इक्वल हो जाएगा। तो एरिया पर रेडियस इसका डिपेंड करेगा और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कांस्टेंट है तो रेडियस भी सेम होगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर बोला गया है इन बिलो फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ जो फिगर दी गई है यहाँ पर ए बी पी क्यू की इक्वल दिया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और जो ये पी क्यू है ये एक्स वाई की इक्वल दिया है। देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो ए बी एक्स वाई की इक्वल हो जाएगा। ए बी पी क्यू की इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई की इक्वल है। तो ये जो फर्स्ट वाली है ये थर्ड वाली है, इसका मतलब ए बी एक्स वाई की इक्वल होगा। तो ये ट्रू है क्योंकि हम इसको एग्जाम में पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू सी होता है, ये हम इसे पढ़ चुके हैं। So students, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी क्योंकि बाय द एक्सियम दैट इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू थर्ड देन दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी एक्स वाई की इक्वल हो जाएगा। ये हम एक्सियम में पढ़ चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी define first, what are they and how might you define them। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है, इसको डिफाइन करना है और उसको डिफाइन करने में वहाँ पर और कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है जिसको आपको उस टर्म से पहले डिफाइन करना है। तो आप उसको किस तरह डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट है यहाँ पर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, दे आर ऑलवेज मेंटेन द सेम डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। जो यहाँ पर लाइंस होती हैं, यहाँ लाइंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते ये लाइंस है, यहाँ पर लाइंस ऑन अ प्लेन दैट नेवर मीट, ये मिलते नहीं है। दे are always maintain the same distance at every point, ये हर एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, ये मिलेंगे नहीं कहीं पर भी, चाहे इधर से आप कितना भी इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए, चाहे यहाँ से एक्सटेंड कर दीजिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ए बी और ये सी डी। तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे।
अब देखिए यहाँ पर बोला गया था कि अगर आप पैरेलल को डिफाइन कर रहे हैं तो आपके कुछ टर्म्स आएंगी, तो उन टर्म को कौन कौन सी टर्म है इसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है लाइन्स ऑन अ प्लेन, यहाँ पर लाइन्स को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और lines on a plane that never meet, they are always maintain the same distance at every point. Point एक टर्म है जिसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। लाइन्स और पॉइंट। लाइन्स क्या होती है? लाइन्स इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन की ब्रेथ नहीं होती है, सिर्फ यहाँ पर लेंथ होती है इसकी। सेकेंड ले आवर पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट विच हैज नो पार्ट, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता है यहाँ पे पॉइंट। सेकेंड टर्म है यहाँ पर perpendicular lines. A line meeting another line at a right angle is said to be perpendicular. अगर कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन पर राइट एंगल बनाए तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है? इस डेफिनेशन में दो टर्म यूज हो रही है। एक टर्म है यहाँ पर लाइन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा यहाँ पे टर्म है एंगल। ये टर्म है एंगल। तो यहाँ पर एंगल क्या होता है? टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल। अगर किसी भी सिंगल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से दो लाइन डाइवर्ज हो, यहाँ पर दो लाइन निकले एक पॉइंट से, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होता है? एंगल। चाहे एक पॉइंट ये हो, यहाँ से ये दो लाइन निकले तो यहाँ पर क्या होता है? एंगल फॉर्म होता है। तो टू लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट फॉर्म एंगल। Perpendicular lines, a line meeting another line at a right angle is said to be perpendicular. एक लाइन यहाँ पर इस तरीके से है और एक लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये क्या हो गई? ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। नेक्स्ट है यहाँ पर लाइन सेगमेंट। A line with two end point is a line segment. अगर यहाँ पर वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो तो वो क्या होंगे? लाइन सेगमेंट। यहाँ पर एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट है, यहाँ पर ए एंड बी, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हो जाएगा लाइन सेगमेंट। और ये लाइन सेगमेंट डेफिनेशन में कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है? यहाँ पर भी दो टर्म यूज हो रही है। एक है यहाँ पर टर्म लाइन, और यहाँ पर एक टर्म है पॉइंट, जो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइन और पॉइंट। तो आप इसको लिख लीजिएगा, लाइन और पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म है फोर्थ, रेडियस ऑफ अ सर्कल। द लाइन विथ वन एंड point at the center and other at any point on the circle boundary. वो लाइन जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर से जुड़ा हो और दूसरा पॉइंट सर्कल की बाउंड्री से कहीं भी जुड़ा हो। तो यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं इस डेफिनेशन में? यहाँ पर एक टर्म आ रहा है सर्कल और एक टर्म यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। तो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है अ प्लेन सर्कुलर लूप विद अ सेंटर। एक प्लेन सर्कुलर लूप जिसका एक सेंटर हो। यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक हमने लूप बना दिया, तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पर सर्कल हो गया। इसको हम ऑन द सर्कल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये क्या हो जाएगा? द लाइन विथ वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, जिसका एक पॉइंट कहाँ पर है? सेंटर पे हो, यहाँ पर है, और दूसरा कहाँ पर हो? एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाउंड्री, इस सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर भी हो। अगर हम इस यहाँ पर इस पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर सेंटर पे है, दूसरा इस सर्कल यहाँ पर बाउंड्री में पॉइंट यहाँ ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो गया। चाहे हम यहाँ ले लें, ये भी रेडियस हो गया। अगर हम यहाँ ले लें, ये भी रेडियस हो गया। अगर यहाँ ले, ये भी रेडियस, कहीं पर भी ये रेडियस हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड, जहाँ पर
इसकी जितनी साइड वो क्या होती है, सभी साइड इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल। जितने भी एंगल है वो कैसे एंगल होते हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन में कौन कौन सी टर्म यूज हो रही है जो हमें इससे पहले डिफाइन करना है, तो वो है यहाँ पर a quadrilateral with all sides equal and all angles और यहाँ पर ये quadrilateral, इसको हमें डिफाइन करना है पहले। तो यहाँ पर एंगल हम सेकेंड डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ प्लेन एनक्लोज फिगर विद 4 साइड्स। एक एनक्लोज फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, एक एनक्लोज फिगर जिसकी यहाँ पर 4 साइड्स होती हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ स्क्वायर पे देखिए आप, स्क्वायर में हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, मतलब इसकी जो 4 साइड्स होती हैं ये कैसी होती है, ये इक्वल होंगी। और जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये कैसा एंगल होगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा स्क्वायर।